तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लास स्लैब। देखिए लिखा हुआ है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब एक कांच का क्यूबॉइड, ट्रांसपेरेंट क्यूबॉइड। ग्लास मतलब ग्लास और स्लैब मतलब क्यूबॉइड। तो ग्लास का एक क्यूबॉइड होगा, उसको हम लोग ग्लास स्लैब कहा करेंगे। देखिए इस तरह से इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ये ग्लास स्लैब है। ए बी सी डी एक ग्लास स्लैब है। ए बी सी डी एक ग्लास स्लैब है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होगा और क्यूबॉइड शेप का होगा। तो बी से लेके सी तक का इसका विड्थ, जो बी से सी इसका विड्थ है, इस विड्थ को टी मान लिया, स्मॉल टी। तो बी से लेके सी तक के विड्थ को स्मॉल टी मान लिया और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, है कि नहीं। इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया हम लोगों ने। अब करना यह है कि एक ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के एक तरफ रख देना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है ग्लास स्लैब से एक्स डिस्टेंस पर, लेफ्ट साइड। ये ऑब्जेक्ट ओ जो है वह ग्लास स्लैब से एक्स डिस्टेंस पर लेफ्ट रखा हुआ है और ठीक नॉर्मल के डायरेक्शन से ग्लास स्लैब के दूसरी ओर से ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, है ना। क्या करना है, ग्लास स्लैब लेना है, एक ए बी सी डी, एक ग्लास स्लैब लेना है। ए बी सी डी ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ क्यूबॉइड। ओके, इसका थिकनेस बी से सी तक का थिकनेस टी माना और ग्लास स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना है ना। करना क्या है कि ग्लास स्लैब के एक तरफ ऑब्जेक्ट ओ रखना है और दूसरी ओर से ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वर को, जो यहां हम लोग व्यूअर लिखे हैं, ये कहां पर इमेज उसका देखेगा, यही फाइंड आउट करना होता है ना। तो हेडिंग यही लिखा हुआ है, इमेज फॉर्म्ड बाई ग्लास स्लैब एंड नॉर्मल शिफ्ट व्हेन व्यू इज नॉर्मल। जब नॉर्मल के डायरेक्शन से देखना है, व्यू इज नॉर्मल मतलब नॉर्मल के अलोंग जब आप देखेंगे तो ग्लास स्लैब कितना नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा और इमेज कहां बनाएगा, ठीक है ना। तो रे डायग्राम समझते हैं। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के एक ग्लास स्लैब के एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और नॉर्मल के डायरेक्शन से दूसरी ओर से व्यूअर इसे देखेगा। ओके, तो देखिए एक लाइट रे नॉर्मल के अलोंग व्यूअर की आंखों में चली जा रही है। ये एक लाइट रे सीधा इस तरह से चली गई व्यूअर की आंखों में। दूसरा लाइट रे ये बनाया गया, ये दूसरा लाइट रे इस तरह से गई, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ और फिर एक बार जब लाइट बाहर निकली फिर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक, लाइट ऑब्जेक्ट से ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करी है और फिर हवा में बाहर निकली है। अब ये दोनों लाइट रेज, एक नॉर्मल वाला लाइट रे ये वाला और एक अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये वाला लाइट रे, ये दोनों लाइट रेज व्यूअर की आंखों में जाएंगे। जाहिर सी बात है हम लोग ये डिस्टेंस बहुत छोटा मानेंगे, ये जो दोनों रेज के बीच का डिस्टेंस है ये बहुत छोटा मानेंगे। ये दोनों लाइट रेज व्यूअर की आंखों में जाएंगे और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस पर इमेज दिखता है। तो इन दोनों रेज का जो व्यूअर की आंखों में जा रहे हैं, इन दोनों रेज का पहला नॉर्मल वाला और दूसरा जो अभी ग्लास स्लैब से बाहर निकला है दूसरी ओर से, इन दोनों रेज का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस खोजते हैं। तो इस रे को एक्सटेंड करिए, यहां आई पे आके मिला, इस रे को एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ, तो आई, जहां पॉइंट आई लिखा है वहां आके मिला, ठीक है। तो अब व्यूअर को लगेगा कि आई से एक रे ऐसे आ रही है नॉर्मल के डायरेक्शन में और एक रे इधर जा रही है, ठीक है। तो व्यूअर को यह फील आएगा
कि पॉइंट आई से एक रे नॉर्मल के डायरेक्शन में गई और दूसरी रे इस तरह से चली गई, तो व्यूअर को लगेगा कि यहां पर इमेज बना है। तो इस तरह से ग्लास स्लैब ने ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई बना दिया। ओके, ऑब्जेक्ट से कितना दूर इमेज बना? वाई डिस्टेंस पर इमेज बना। ऑब्जेक्ट से वाई डिस्टेंस पर इमेज बना है। ठीक है, तो यह तो डायग्राम रहा। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। तो देखिए यही डायग्राम था, डायग्राम मैंने वापस स्क्रीन पे ला दिया। यही डायग्राम था। पहला रिफ्रैक्शन कहां से हुआ? लेफ्ट सरफेस ए बी। पहला रिफ्रैक्शन हुआ लेफ्ट सरफेस ए बी से, और दूसरा रिफ्रैक्शन कहां से हुआ? राइट सरफेस सी डी से। तो हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था? प्लेन सरफेस से म्यू टू बाई वी बराबर म्यू वन बाई यू, है ना? ये ना था क्या? एक ही बात है, म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू बाई वी। याद आ रहा है? दिखाऊं फिर से एक बार, देख लीजिए। देखिए हम लोग डिराइव कर रखे थे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्लेन सरफेस। क्या है था फॉर्मूला? ये म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू बाई वी, म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू बाई वी। ये ना फॉर्मूला आया था। म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? जिसमें इंसिडेंट रे। और म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे, है ना? याद रखिएगा क्या फॉर्मूला आया था? म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू बाई वी। म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अब ग्लास स्लैब में। जो अभी पढ़ रहे हैं ग्लास स्लैब, उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना? तो यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले को आपको रिवाइज करा दिया मैंने, याद रखिएगा। तो देखिए यह ग्लास स्लैब का डायग्राम था। एक रिफ्रैक्शन ए बी सरफेस से हुआ, ये लाइट ऑब्जेक्ट ओ से गई थी, रिफ्रैक्ट हुई थी। और दूसरा रिफ्रैक्शन सी डी सरफेस से हुआ था, ग्लास स्लैब के अंदर से लाइट हवा में बाहर निकली थी। ये दोनों रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग लगाएंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। पहले लगाया गया है फॉर सरफेस ए बी सरफेस के लिए। बताइए, जब सरफेस ए बी से रिफ्रैक्शन हुआ तो इंसिडेंट रे हवा में बाहर है और रिफ्रैक्ट होकर लाइट अंदर चली गई ग्लास स्लैब में। ये इंसिडेंट रे हवा में और रिफ्रैक्टेड रे ग्लास स्लैब में। जहां पे इंसिडेंट रे वो म्यू वन हो गया 1। ओके, म्यू वन बाई यू, तो म्यू वन हो गया 1। यू कितना? -x, तो यू की जगह रखा -x। ठीक, तो ये क्या लिख दिया हम लोगों ने? म्यू वन बाई यू बराबर क्या होता है? म्यू टू बाई वी। ठीक है, तो म्यू टू बाई वी। अब रिफ्रैक्टेड रे कहां है? स्लैब के अंदर। तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है यह म्यू टू हो गया, और जहां इमेज बनेगा वह V1 मान लीजिए निकालना है कि पहले रिफ्रैक्शन से कहां इमेज बना, V1 दूरी मान लीजिए निकालना है। तो यह फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। V1 निकालिए, तो V1 को LHS में ले जाइए, -x को RHS में ले आइए, तो V1 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। V1 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ उसका इमेज ये बना I1। जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ उसका इमेज बना I1। यहाँ ए बी सरफेस से कितना दूर? म्यू एक्स। ए बी सरफेस से कितना दूर? म्यू एक्स। याद रखिएगा, सरफेस ए बी से कितना दूर बना I1? म्यू एक्स। ठीक, अब दूसरा रिफ्रैक्शन सी डी से कराना है। सी डी से दूसरा रिफ्रैक्शन कराना है। अब इस दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? I1। तो I1 कितना दूर हो गया यहाँ सी डी सरफेस से? ए बी से कितना दूर था? म्यू एक्स। और ये ए से लेकर डी थिकनेस कितना बोला गया था? टी। तो सी डी सरफेस से कितना दूर हुआ ऑब्जेक्ट? टी प्लस म्यू एक्स। ठीक है, देखिए लिखा है
फॉर सरफेस सी डी I1 ऑब्जेक्ट होगा, I1 ऑब्जेक्ट फॉर सी डी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सी डी से कितना दूर था, यहां से ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, ये हुआ टी, और ए से पहले I1 म्यू एक्स जो लोग पहले निकाल चुके हैं ये वाला, तो टोटल सी डी से दूरी कितना हुआ, म्यू एक्स प्लस टी। ये I1 ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग आप देखिए दूसरे सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो ग्लास स्लैब के अंदर इंसिडेंट रे, हवा में रिफ्रैक्टेड रे, स्लैब के अंदर इंसिडेंट रे, बाहर रिफ्रैक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे मतलब यह हो गया म्यू1, और हवा में रिफ्रैक्टेड रे तो हवा का म्यू जो है वो म्यू2 बन गया। तो लगाइए फॉर्मूला, म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 बाई वी। क्या लिखना है, म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 बाई वी। म्यू1 किसे मानना है, जिसमें इंसिडेंट रे किस में, म्यू में, तो म्यू1 हो गया म्यू। यू कितना डिस्कस किया अभी, टी प्लस म्यू एक्स, माइनस में तो रहेगा ही, कितना, टी प्लस म्यू एक्स, तो म्यू1 बाई यू हो गया। अब देखिए म्यू2 बाई वी, म्यू2 कौन, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे, हवा, हवा मतलब म्यू1, तो म्यू2 हो गया 1, और वी आपको निकालना है। ठीक, तो वी कितना आ गया, वी को लाइए एलएचएस और इन सबको ले जाइए आरएचएस। कितना आ गया वी, एक्स प्लस टी बाई म्यू, सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया, एक्स प्लस टी बाई म्यू। ये बन गया इमेज, किसने बनाया, ग्लास लैब ने। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये है कि आप नॉर्मल शिफ्ट याद करिए, डेरिवेशन तो बोर्ड में आने वाला है नहीं, न्यूमेरिकल्स में ये नॉर्मल शिफ्ट जो लिखा निकाला हम लोगों ने यह यूज होगा। तो डेरिवेशन मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं, ज्यादा लॉस नहीं होगा उससे, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट ग्लास स्लैब कितना प्रोड्यूस करता है ये आपको रटा होना चाहिए। तो क्या निकाला हम लोगों को, ओ से लेके आई कितना शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी y निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, ओ से लेके आई तक का डिस्टेंस, बताइए कैसे आएगा, y बराबर, देखिए y बराबर t प्लस एक्स, समझिए जरा क्या है ये t प्लस एक्स। मैं सरफेस CD से ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस जानना चाहता हूं, तो CD से ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस इधर x और इधर t, ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस राइट सरफेस CD से, तो CD से ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस x प्लस t। ठीक, इसमें क्या करूंगा कि सरफेस CD से जो इमेज का डिस्टेंस हम लोग अभी निकाले हैं v कहां से निकाले हैं, फॉर सरफेस CD से रिफ्रैक्शन कराकर, तो सरफेस CD से I का दूरी आपको यह पता है x प्लस टी बाई म्यू, तो CD से I का डिस्टेंस पता है, CD से O का डिस्टेंस पता है, तो यह पूरा CD से O का डिस्टेंस माइनस CD से I का डिस्टेंस, y बचेगा। तो y इसलिए क्या लिखा हुआ है, CD से ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस t प्लस एक्स माइनस CD से इमेज I का डिस्टेंस, यह निकाला है x प्लस टी बाई म्यू। x और x कट गया, t आया कॉमन, y आ गया t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। नॉर्मल शिफ्ट ग्लास स्लैब जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये आ गया नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। बार बार कह रहा हूं मैं, डेरिवेशन आप भूल भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बोर्ड में आना नहीं है, और न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज आएगा। नॉर्मल शिफ्ट कितना प्रोड्यूस करता है ग्लास स्लैब, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू,
ये आपको याद करना है। ओके, अब नॉर्मल शिफ्ट का डायरेक्शन देखिए। नॉर्मल शिफ्ट ग्लास स्लैब किधर प्रोड्यूस करता है? एक डायग्राम बनाया गया रियल ऑब्जेक्ट के लिए और एक डायग्राम बनाया गया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। एक डायग्राम रियल ऑब्जेक्ट के लिए है और एक डायग्राम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है। ओके, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये डायग्राम है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्लास स्लैब के लेफ्ट। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी लाइट रे कोई भी और बना लीजिए। ग्लास स्लैब पर यह इंसिडेंट हुआ, ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन और फिर बाहर निकल गया। ठीक है, ये दो लाइट रे बना लिया। अब मैंने यह रियल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ से जब लाइट ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हो रही है तो यह देखिए डाइवर्जिंग रेज हैं। ऑब्जेक्ट ओ से रेज फैल रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ओ से रेज डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग रेज रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो जैसा कि उन्होंने पीछे डायग्राम में देखा था, ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई बना था। ओके, ऑब्जेक्ट ओ का इमेज आई बना था, तो शिफ्ट हुआ किधर? जिधर की रे जा रही है। किधर रे जा रही है? राइट, दाहिनी ओर। तो शिफ्ट किधर हुआ? ऑब्जेक्ट ओ का आई किधर बना? राइट साइड, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नॉर्मल शिफ्ट हो गया। कब? जब ऑब्जेक्ट रियल था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में देखते हैं। मान लीजिए ग्लास स्लैब पर लाइट आ रही है, एक हॉरिजेंटल रे बनाया गया है और एक लाइट रे किसी ऑब्लिक एंगल पे आ रही है, किसी और डायरेक्शन से आ रही है। ये हॉरिजेंटल रे मान लीजिए और एक और लाइट रे इधर आ रही है। दोनों लाइट रेस कहां कन्वर्ज कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर। ये लाइट रे हॉरिजेंटल आ रही है पॉइंट ओ पर और ये लाइट रे किसी और डायरेक्शन से पॉइंट ओ पे आ रही है। ग्लास स्लैब नहीं होता अगर, ग्लास स्लैब नहीं होता अगर, तो यह लाइट रे ओ पर ही तो आती। ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे भी ओ पर आती। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो इंसिडेंट रेस है, ये हॉरिजेंटल वाला और यह इंक्लाइंड वाला, यह कैसे हैं? कन्वर्जिंग है, मिल रहे हैं, कहीं जाकर मिल रहे हैं, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग रेस से क्या होता है? कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हैं। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे से क्या बनता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं इसका इमेज कहां से बनता है। लाइट आई किधर बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे एयर से लाइट स्लैब में आ रही है तो रेयर से डेंसर में आ रही है, किधर बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट ऐसे आई, नॉर्मल की ओर बेंड हुई और फिर अब ग्लास स्लैब से लाइट बाहर निकल रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे बेंड होगा। ठीक, तो लाइट पहले इंसिडेंट हुआ हवा से, स्लैब में घुसा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, फिर स्लैब से बाहर निकला, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। देखिए ये बन गया इमेज, यहां पर इमेज बन गया। तो इमेज किधर? ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बना? राइट, दाहिनी ओर बना। ऑब्जेक्ट से दाहिनी ओर इमेज बना, तो फिर शिफ्ट किधर हुआ? राइट। राइट मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। राइट मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो नॉर्मल शिफ्ट ग्लास स्लैब कितना प्रोड्यूस करता है? y बराबर क्या आया था? t इंटू 1 - 1/μ। डायरेक्शन क्या होगा? नोट करिए, नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, y क्या लिखना है? नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब इज y. y is equal to t into 1 -
1/μ, T ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ। ये वैल्यू है नॉर्मल शिफ्ट का। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल शिफ्ट, क्या? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल शिफ्ट is in the direction of incident ray, is in the direction of incident ray। ठीक है ना? याद रखिएगा, आप पहला वाला डेरिवेशन भले भूल जाए, लेकिन अभी अभी जो बोला है मैंने, ये बड़ा बड़ा डायग्राम बना के दिखाया है, ये याद रखिएगा कि नॉर्मल शिफ्ट y का वैल्यू कितना है, t ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ, और डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है ना? ये जरूर याद रखिएगा। अब लास्ट पॉइंट ग्लास स्लैब में क्या है, डेविएशन एंड लेटरल शिफ्ट। डेविएशन एंड लेटरल शिफ्ट डेविएशन एंड लेटरल शिफ्ट। ग्लास स्लैब कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा और लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये बताऊंगा अभी आपको मैं। पहले देखते हैं डेविएशन। देखिए सब बहुत इजी है, कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि इसमें स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना है, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा स्नेल्स लॉ लगाना है। 2 बार पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए, फिर दूसरे सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाइए। ठीक, तो देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं, यह ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, क्यूबॉइड शेप का यह ग्लास स्लैब है। कितना थिकनेस है इसका, ये थिकनेस कितना लिखा हुआ है, टी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू। ओके, लाइट पहले सरफेस पर इंसिडेंट हुई n1 पॉइंट पर, कुछ नाम दे दिया ऐसे ही, n1 पॉइंट पर। तो लाइट पहले सरफेस पर इंसिडेंट हुई, स्लैब के अंदर एंटर किया लाइट ने, किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट इंसिडेंट हुआ, स्लैब के अंदर एंटर किया, और फिर यहां से इमर्ज हो गया बाहर हवा में। याद रखिएगा ग्लास स्लैब के दोनों तरफ सेम मीडियम है, एयर एयर, लेफ्ट में भी एयर है, राइट में भी एयर है। तो एयर से लाइट स्लैब पर आई, अंदर एंटर किया, वापस एयर में चली गई। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहला आर, फिर यहां पर एंगल आर बना, और फिर ई एंगल पर लाइट बाहर निकल गई। ये छोटा सा ई लिखा हुआ है, ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई लिखा हुआ है, सिंपल है। ई लगाइए स्नेल्स लॉ। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा 1, तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। जहां का एंगल ले रहे हैं उधर ही का म्यू लेना होता है। या आई हवा में है तो इसके साथ आई साइन आई जब लेंगे तो 1 आएगा हवा का म्यू। आर स्लैब के अंदर है, तो जब साइन आर लेंगे तो यहां पर म्यू आएगा उसके साथ, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लगा स्नेल्स लॉ, साइन आई बराबर म्यू साइन आर। ये पहला इक्वेशन पहले रिफ्रैक्शन के लिए। दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए अब आर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो आर कहां पे है, स्लैब में, तो म्यू इंटू साइन आर एक साथ लिखना होगा, और ई कहां है, हवा में, तो 1 इंटू साइन ई। तो म्यू साइन आर इक्वल टू साइन ई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 2 कंपेयर कर लीजिए। देखिए इक्वेशन 1 का RHS और 2 का LHS इक्वल है,
यानी साइन आई बराबर साइन ई हो गया। अब साइन आई बराबर साइन ई हो गया तो आई और ई सेम हो गए, ये लिखा हुआ है आई और ई सेम हो गए, ठीक है ना। आई और ई सेम हो गया मतलब रे आई मतलब इंसिडेंट रे और फाइनल रे जो बाहर निकल रही है आर बोल दिया उसे, तो रे आई एंड रे आर पैरेलल। जो इंसिडेंट रे है और फाइनली जो रे बाहर निकली ये दोनों रेज पैरेलल हो गए हैं, ये दोनों रेज पैरेलल हो गए हैं। हेंस डेविएशन एंगुलर डेविएशन इज जीरो। ग्लास स्लैब एंगुलर डेविएशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, इसमें कंडीशन माना था व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड्स आर सेम। जब दोनों तरफ सेम मीडियम हो तब, जब दोनों तरफ सेम मीडियम हो तब, तो जब दोनों तरफ सेम मीडियम हो तो ग्लास स्लैब एंगुलर डेविएशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन मीडियम ऑन बोथ sides are same, then angular deviation produced by glass slab is zero। ठीक है ना। अब तो ग्लास स्लैब ने किया क्या? एंगुलर डेविएशन इंसिडेंट रे को घुमा नहीं पाया। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही थी, फाइनल जब रे बाहर निकला ग्लास स्लैब से तो उसी डायरेक्शन में जा रहा था। ये इंसिडेंट रे आई और बाहर जो निकला रे आर, ये दोनों पैरेलल हो गए थे ना, तो ग्लास स्लैब ने लाइट को घुमाया नहीं, बेंड नहीं किया, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं एंगुलर डेविएशन जीरो। तो किया क्या? साइड वाइज खिसका दिया। ये लाइट किधर जाना था? देखिए इस तरह से ऐसे जाना था, है ना, और जा कहां से रहा है? एक्स डिस्टेंस नीचे से, ये साइड में खिसका दिया, रे को साइड में खिसका दिया। साइड में कितना खिसका दिया? एक्स। साइड में कितना खिसकाया? एक्स। ठीक है ना, साइड में कितना खिसकाया? एक्स। इसी एक्स को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये जो हेडिंग में लिखा हुआ था लेटरल शिफ्ट, इसी एक्स को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। बड़ा इजी है मेजरमेंट इसका, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कोई भी एक दो ट्रायंगल लेना है हम लोगों को और कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल लीजिए N1 N2 और ये R, ये जो ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं, यह ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल लीजिए जिसमें N1 N2 क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। N1 N2 हाइपोटेन्यूस। ये डॉटेड लाइन बेस हो गया ना, ये डॉटेड लाइन बेस हो गया। एंगल कितना है? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। N1 N2 हाइपोटेन्यूस, डॉटेड लाइन बेस। बेस कितना है? यह थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब T। एंगल कितना है? R। कॉस लगाइए, कॉस R। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस R कितना आ गया? T डिवाइडेड बाई N1 N2। बेस हो गया T डॉटेड लाइन और हाइपोटेन्यूस हो गया N1 N2, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ये कॉस R आ गया। तो यहां से N1 N2 कैलकुलेट हो गया। कितना आ गया? T अपॉन कॉस R। ठीक, T अपॉन कॉस R हो गया। कितना आ गया? T बाई कॉस R। ओके, अब यह ट्रायंगल लीजिए जिसमें N1 N2 फिर से बन रहा है हाइपोटेन्यूस। N1 N2 क्या बन रहा है? हाइपोटेन्यूस। N1 N2 हाइपोटेन्यूस बन रहा है और X ये बन रहा है परपेंडिकुलर।
ये N1 N2, ये डॉटेड लाइन और x, ये ट्रायंगल जिसमें x हो गया हाइट, N1 N2 हो गया हाइपोटेन्यूज और डॉटेड लाइन हो गया बेस। x क्या है? परपेंडिकुलर। N1 N2 क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये डॉटेड लाइन क्या है? बेस। एंगल कितना हो जाएगा? यह I माइनस आर, है ना? I माइनस आर कैसे? हॉरिजेंटल से कितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ था रे? I। तो ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है। यह टोटल एंगल कितना था? I में से ऊपर एंगल कम करिए तो क्या बचा? I माइनस आर हो गया। ठीक है ना? तो बताइए अब x कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज पता है आपको, N1 N2, और आपको हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो क्या लिखेंगे? x बराबर N1 N2 साइन I माइनस आर। ये लिखेंगे, लिखिए N1 इंटू N2, सॉरी N1 N2 साइन I माइनस आर। लिखिए x इज इक्वल टू N1 N2 साइन I माइनस आर। ठीक, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हो गया N1 N2, परपेंडिकुलर हो गया x। परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर क्या होता है? N1 N2 हाइपोटेन्यूस इंटू साइन ऑफ एंगल। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, P बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? H इंटू साइन ऑफ एंगल, H साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। x कितना आएगा? यह परपेंडिकुलर x कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेन्यूस लिखिए N1 N2 साइन I माइनस आर। तो x हो गया N1 N2 साइन I माइनस आर। बस N1 N2 यह रख देना है, निकाल चुके हैं पहले आप। N1 N2 साइन I माइनस आर में N1 N2 यह रख दीजिए, आ गया ना? यह N1 N2 कितना था? T बाई कॉस आर। N1 N2 क्या था? T बाई कॉस आर। तो ये T बाई कॉस आर क्या है? T बाई कॉस आर क्या है? N1 N2। तो N1 N2 साइन एंगल, ये ना होता है हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूस N1 N2 कितना? क्या है N1 N2? T बाई कॉस आर। तो T बाई कॉस आर साइन I माइनस आर। ठीक, T बाई कॉस आर N1 N2 साइन I माइनस आर। तो ये आ गया लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। या फिर बोल रहा हूं, डेरिवेशन तो आएगा नहीं बोर्ड में, हो सकता है न्यूमेरिकल्स में लेटरल शिफ्ट पूछा जाए। 4 ऑप्शन होगा, यह टिक करिएगा। कितना है लेटरल शिफ्ट? T साइन I माइनस आर अपॉन कॉस आर। ठीक, T साइन I माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हो गया लेटरल शिफ्ट। ओके, ठीक है ना? तो ग्लास स्लैब में ज्यादा नहीं होता है, ग्लास स्लैब में इतना ही पढ़ना होता है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना? क्या क्या रिवाइज करना होगा इसमें? क्या क्या रिवाइज करना होगा? रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में एक तो स्नेल्स लॉ, लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, डेंसर से रेयर में आता है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। एक तो स्नेल्स लॉ याद करिए। फिर सबसे जरूरी क्या था? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज फॉर्मूला क्या था? क्या आया था? μ1 बाई यू बराबर μ2 बाई वी। μ1 बाई यू बराबर μ2 बाई वी।
म्यू1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें इंसिडेंट रे। म्यू2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे। इसको अप्लाई किया था, इसको दो केसेस में अप्लाई किया था। एक बार व्यूअर रेयरर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है। नॉर्मल के डायरेक्शन से व्यूअर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इमेज रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना दूर दिखाई देगा। और दूसरा केस क्या किया था कि व्यूअर डेंसर में है, ऑब्जेक्ट रेयरर में है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, उस व्यूअर को। दोनों ही केसेस नॉर्मल के डायरेक्शन से देखे जाने थे। तो क्या करते थे इसमें हम लोग, सबसे पहले म्यू लिख लेते थे। कैसे, म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय म्यू रेयरर। म्यू ऐसे लिखते थे कि बड़ा म्यू ऊपर छोटा म्यू नीचे, म्यू1 से बड़ा बना रहे, पहला काम करते थे। और अब क्या करते थे, ऑब्जेक्ट डेंसर में तो म्यू से डिवाइड, ऑब्जेक्ट रेयरर में तो म्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर ढेर सारे मल्टीपल सरफेसेस रहते थे तो क्या करते थे, मान लीजिए कि व्यूअर एयर में है और व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ढेर सारे ग्लास स्लैब्स हैं, तो क्या करते थे हम लोग, h1 बाई म्यू1 प्लस h2 बाई म्यू2 प्लस h3 बाई म्यू3 ऐसे जोड़ते जाते थे एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए, है ना। उसके बाद पढ़े ग्लास स्लैब। डेरिवेशन भले आप भूल जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लास स्लैब में क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात क्या, नॉर्मल शिफ्ट। कितना है था नॉर्मल शिफ्ट, y इज इक्वल टू टी, टी ग्लास स्लैब का थिकनेस है, टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई म्यू। डायरेक्शन क्या था शिफ्ट का, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दूसरा क्या, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब इज 0 व्हेन बोथ साइड मीडियम्स आर सेम। और तीसरा लेटरल शिफ्ट, x इज इक्वल टू कितना, t साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। तो यह पूरा रिवीजन भी मैंने करा दिया। यह वीडियो चाहे तो लास्ट के 3-4 मिनट सुन सुन के नोट कर लीजिए। डेरिवेशन भले आप बार बार कह रहा हूं, भूल जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट का जो 3-4 मिनट मैंने डिक्टेट किया, वीडियो बार बार स्टॉप करके नोट कर लीजिए कॉपी पर, यही ज्यादा जरूरी होगा। ये याद रहे तो सब आपको याद है। ओके, तो इतना याद करिए। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।